Hello and welcome to your own channel, English Grammar and Literature Teacher Amroha. In today's topic, I am going to teach you a very important aspect of English grammar. The topic's name is voice. In grammar, there are two types of voice: active voice and passive voice. You must already have heard this name. इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस एकेडमिक और कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स दोनों में ही पूछे जाते रहे, और इंग्लिश चाहे वो स्पोकन हो चाहे रिटन, दोनों के लिए ही वॉइस की नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम वॉइस की डेफिनेशन देखते हैं कि वॉइस क्या चीज़ है। ग्रामर में जो वॉइस है उसकी डेफिनेशन है: द वॉइस इज़ अ फॉर्म ऑफ द वर्ब विच टेल्स अस वेदर द सब्जेक्ट इज़ डूइंग एन एक्शन और एन एक्शन इज़ पासिंग ऑन टू इट। मतलब कि वॉइस वर्ब की उस फॉर्म को कहते हैं जो हमें ये बताती है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है या सब्जेक्ट पर किसी काम का असर पड़ रहा है। Voice is that form of the verb which tells us whether the subject is doing an action or an action is passing on to it or being transferred to it. इस वॉइस की डेफिनेशन में ही एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन है और पैसिव वॉइस की भी है। एक्टिव वॉइस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक्ट, अगर सब्जेक्ट ही एक्ट कर रहा है यानी सब्जेक्ट ही अगर काम कर रहा है तो वर्ब की वॉइस होती है एक्टिव, और सब्जेक्ट पर कोई एक्शन पास हो रहा हो तो वॉइस होती है पैसिव। पास से पैसिव, एक्ट से एक्टिव। सब्जेक्ट इज एक्टिंग, वॉइस इज एक्टिव। सम एक्शन इज पासिंग ऑन टू द सब्जेक्ट, द वॉइस इज पैसिव। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, एक्टिव वॉइस। मुझे पढ़ाया जाता है, पैसिव वॉइस। ठीक है, एक में सब्जेक्ट काम कर रहा था और दूसरे में सब्जेक्ट पर काम का असर पड़ रहा था। अब ज़रूरी यह है जानना कि कब यूज़ करना चाहिए पैसिव वॉइस को और कैसे करना चाहिए। देखिए, पैसिव वॉइस को यूज़ जब करना चाहिए जब हमारा इंटरेस्ट सब्जेक्ट में कम और ऑब्जेक्ट में ज़्यादा हो। अब जैसे एग्जांपल है, द हाउस वॉज बिल्ट इन 1654। द हाउस वॉज बिल्ट इन 1654। घर 1654 में बनाया गया था। क्या बनाया गया था? घर। किसने बनाया था इस पर हमारा कोई फोकस नहीं। क्या बनाया गया था? ऑब्जेक्ट में इंटरेस्ट है हमारा, सब्जेक्ट में नहीं है, तो यहाँ पैसिव वॉइस यूज़ की गई है। द हाउस वॉज बिल्ट इन 1654। अगला एग्जांपल, द रोड इज़ बीइंग रिपेयर्ड। सड़क की मरम्मत हो रही है। कौन कर रहा है? इसमें इंटरेस्ट नहीं है हमारा कि मज़दूर सड़क की मरम्मत कर रहे हैं, नहीं। जिस चीज़ की मरम्मत हो रही है उसमें इंटरेस्ट है, यानी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना हो करके जब ऑब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है तब वॉइस यूज़ की जाती है पैसिव वॉइस। क्लियर? इसे याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अब आते हैं आपके और इम्पोर्टेंट बात पर। देखिए, सेंटेंसेस जो हैं उन्हें कई तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो एक तो डेक्लरेटिव होते हैं, एक इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। डेक्लरेटिव यानी स्टेटमेंट्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट होना चाहिए। इम्पेरेटिव नहीं है, इम्पेरेटिव में भी अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। गो देयर, डू नॉट गो देयर। तो हमारा फ़िलहाल जो संबंध है वो इम्पेरेटिव से नहीं है। डेक्लरेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। तो डेक्लरेटिव यानी अफर्मेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट्स,
और इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चंस। तो जब भी आपको कहा जाए कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कीजिए या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कीजिए, तो सबसे पहला जो आपका ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानें। सब्जेक्ट तो हु का आंसर देता है सेंटेंस में, जो भी वर्ड हु का आंसर दे रहा है वो तो सब्जेक्ट है, काम करने वाला। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट यानी जिसके ऊपर किसी एक्शन का असर हुआ है। तो हु तो आंसर देता है सब्जेक्ट का। जैसे आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। कौन पढ़ाता है आपको? कौन का आंसर जो देता है वो सब्जेक्ट होता है। तो आई ने जवाब दिया तो आई सब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ये एक से रिलेटेड मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के डिफरेंसेस। उसमें काफ़ी डिटेल में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब भी बताया है और ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं ये भी बताया है। वो बहुत डिटेल में है वीडियो, उसे आप देख सकते हैं, काफ़ी हेल्प करेगा वो इस टॉपिक को समझने में भी। तो ऑब्जेक्ट जो है वो दो तरह से पता चलता है, एक तो व्हाट से और एक हुम से, क्या और किसे। किसी भी सेंटेंस में वर्ब को साथ में लेकर के इससे क्वेश्चन बनाइए व्हाट और हुम से। अगर आंसर मिलता है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। अब जैसे यही है सेंटेंस आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं तो सब्जेक्ट हो गया, काम कर रहा हूँ। टीच वर्ब हो गया, यू क्या हुआ? अब देखते हैं यू किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का या हुम का, क्या या किसे का। मैं क्या पढ़ाता हूँ, इसका तो जवाब नहीं है यहाँ पर। मैं किसे पढ़ाता हूँ, यू। हुम डू आई टीच, यू। तो यू क्या हुआ यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। जो वर्ड हुम का आंसर देता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो व्हाट का आंसर देता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो हुम यानी किसे का आंसर देता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में आई टीच यू, यू जो है ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि किसे का आंसर दे रहा है, मैं किसे पढ़ाता हूँ, तुम्हें। अगला सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया, टीच वर्ब है। इंग्लिश के बारे में आपको सोचना है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं, और है तो किस टाइप का है। तो व्हाट डू आई टीच, मैं क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश। व्हाट का आंसर दिया इंग्लिश ने, तो व्हाट यहाँ पर इंग्लिश यहाँ ऑब्जेक्ट है, और वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डेक्लरेटिव सेंटेंसेस हों या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हों, उसमें आपको वॉइस ट्रांसफॉर्म करते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहचानना होगा। किसी किसी वर्ब का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है दे रखा हो, किसी का हो सकता है दो दे रखे हों। तो आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाकर वॉइस चेंज कर सकते हैं। तो डेक्लरेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का ट्रांजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, यानी उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो डेक्लरेटिव सेंटेंसेस हों या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें वॉइस तभी ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे आप जब वर्ब किस टाइप का हो, ट्रांजिटिव, यानी ऑब्जेक्ट हो उसका। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो डेक्लरेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वॉइस ट्रांसफॉर्म नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल आई टीच यू, इसमें यू जो है वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगला एग्जांपल देखें, आई गो टू दिल्ली, आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता हूँ। आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है। अब दिल्ली के बारे में सोचना है तो क्वेश्चन है व्हाट और हुम, क्या और किसे, दोनों रख के देखिए। मैं क्या जाता हूँ, कोई सही आंसर नहीं मिला। मैं किसे जाता हूँ, इसका भी कोई आंसर नहीं मिला। तो दिल्ली यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। दिल्ली वैसे भी क्या और किसी का आंसर नहीं दे रहा, दिल्ली यहाँ कहाँ का आंसर दे रहा है। हमारा ऑब्जेक्ट वो होगा जो या तो व्हाट का आंसर दे या हुम का। किसी तीसरे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो वहाँ कॉम्प्लीमेंट होगा। वर्ब्स के कॉम्प्लीमेंट्स भी होते हैं, क्लियर है। तो ये जो गो है यहाँ पर, ये इंट्रांजिटिव वर्ब, तो यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से इसकी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते।
हाँ, गो एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ किया जाए अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में तो वहाँ ज़रूर चेंज हो जाएगी, लेकिन डेक्लरेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का ट्रांजिटिव होना ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़े से एग्जांपल देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा आपको। ये टेंसेस हैं, प्रेजेंट सिंपल है, एक्टिव वॉइस में एग्जांपल दिया आई मेक अ केक। पैसिव वॉइस में क्या किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल कंपलसरी होता है, डेक्लरेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें जो मेन वर्ब है उसकी आपको थर्ड फॉर्म चाहिए होगी, ठीक है। और एक चाहिए होगा फाइनाइट वर्ब, क्योंकि बिना फाइनाइट वर्ब के तो सेंटेंस बनता नहीं। और इसमें देखिए आई मेक अ केक, तो मेक यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, उससे टेंस का पता चल रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है। अब ऐसा कोई वर्ब हमें अपने पैसिव वॉइस में भी रखना पड़ेगा जिससे टेंस का पता चले, क्योंकि मेक को तो हम पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करने वाले हैं। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, और हमें चाहिए एक फाइनाइट वर्ब जो टेंस को इंडिकेट करता हो। तो मेक चूँकि प्रेजेंट है तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, इस आर एम में से एक ले सकते हैं। आई मेक अ केक, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पर हमने रखा ऑब्जेक्ट अ केक। मैं क्या बनाता हूँ, अ केक, ये सब्जेक्ट की जगह आ गया, टेंस वहाँ पर प्रेजेंट था तो टेंस को मेंटेन करने के लिए इज़ आ गया, अ केक इज़, और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल किया जाता है, अ केक इज़ मेड। अगला एग्जाम्पल है आई एम मेकिंग अ केक। अब यहाँ पर इंडेफिनिट था पहले सेंटेंस में, अगले में कंटिन्यूअस है। तो ये ध्यान रखिए कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपको टेंस की फॉर्म को भी मेंटेन करना होता है, यानी अगर टेंस इंडेफिनिट है तो वो पैसिव में भी इंडेफिनिट ही रहेगा, और अगर एक्टिव में कंटिन्यूअस है तो पैसिव में भी कंटिन्यूअस ही रहेगा। तो आई एम मेकिंग अ केक, तो आई की जगह हमने अ केक कर दिया, इज़ आ गया उसके साथ, और फिर चूँकि हमें थर्ड फॉर्म करनी है मेक की मेड, और मेड में आई एन जी लगा नहीं सकते तो उसके लिए हम बी का सहारा लेते हैं, बी में आई एन जी लगा देते हैं तो कंटिन्यूअस भी रहता है। आई एम मेकिंग अ केक इज़ बीइंग मेड बाय मी, आप लिख सकते हैं, इसमें ऊपर वाले में भी लिख सकते हैं। आई मेड अ केक वॉज मेड। अब मेड जो है पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर हमें कोई ऐसा वर्ब रखना पड़ेगा जो टेंस को शो कर रहा हो, क्योंकि मेड वहाँ पास्ट टेंस था, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है थर्ड फॉर्म है, वहाँ सेकंड फॉर्म था, है एक ही देखने में, लेकिन वहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट टेंस को कहते हैं, यानी वो टेंस को इंडिकेट करता है, जबकि पास्ट पार्टिसिपल टेंस को इंडिकेट नहीं करता। इसलिए हमें ऐसा वर्ब डालना पड़ेगा जो टेंस की तरफ इशारा करता हो। आई वॉज मेकिंग अ केक, पास्ट कंटिन्यूस है, अ केक वॉज बीइंग मेड कंटिन्यूस है, तो ये भी कंटिन्यूस रखना पड़ेगा। आई हैव मेड अ केक, ये परफेक्ट में आ गए। अ केक हैज़ बीन मेड, परफेक्ट है, आई के साथ हैव होता है, केक थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ गया तो इसके साथ हैज़ आएगा, और फिर बीन की सपोर्ट चाहिए होगी आपको कि हैज़ के बाद मेड रख देंगे तो वो एक्टिव वॉइस जैसे ही रहेगा। अ केक हैज़ बीन मेड, पास्ट परफेक्ट है अगला, आई हैड मेड अ केक हैड बीन मेड। आई विल मेक अ केक, ये फ्यूचर है तो पैसिव वॉइस में भी फ्यूचर विल से ही शो किया जा सकता है। अ केक विल बी मेड, विल के बाद बी की सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि विल के बाद मोस्टली क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, ठीक है। विल के बाद ज़्यादातर इन्फिनेटिव से आते हैं, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, इन्फिनेटिव तो बी रहेगा, लेकिन ये जो है मेक, ये पास्ट पार्टिसिपल मेड बनकर आ जाएगा। तो विल के बाद अगर मेड ऐसी लिखते हैं तो गलत होगा। अ केक विल मेड, अ केक विल बी मेड। आई एम गोइंग टू मेक अ केक, ये फ्यूचर का ही दूसरे तरीके से कहा जा सकता है। अ केक इज़ गोइंग टू बी मेड।
मॉडल ऑक्सिलरीज में कुछ नहीं होता, बस बी की सपोर्ट चाहिए होती है। आई मस्ट मेक अ केक मस्ट बी मेड, बाकी सारे तरीका वही है। आई शुड हैव मेड अ केक शुड हैव बीन मेड। ध्यान रखिए, कोई ख़ास परेशानी की बात नहीं है, इट्स प्रीटी इजी। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। पहला दिया है आई रीड अ बुक। पहले 3 कॉलम जो हैं वो प्रेजेंट के हैं, अगले 3 कॉलम्स जो हैं वो आपके पास्ट के हैं, और लास्ट के 3 कॉलम फ्यूचर के हैं। और रो वाइज अगर चलें तो रो जो है पहले इंडेफिनिट की है एक्टिव में, फिर इंडेफिनिट की ही पैसिव में है रेड से, फिर कंटिन्यूस है ब्लैक, फिर कंटिन्यूस है रेड से। पहला सेंटेंस है आई रीड अ बुक, पैसिव बनेगा अ बुक इज़ रेड बाय मी। अब आई रीड अ बुक, इसका नेगेटिव लिया हमने, आई डोंट रीड अ बुक, तो पैसिव में जाएगा अ बुक इज़ नॉट रेड बाय मी। अब हमने क्वेश्चन बनाया उसी का, आई रीड अ बुक का, डू आई रीड अ बुक, पैसिव में भी ऐसे ही बनेगा, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही रहेगा, इज़ अ बुक रेड बाय मी। शी रोट अ लेटर, पास्ट शुरू हो गया यहाँ पर, तो पास्ट ही रहेगा पैसिव में भी। अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, इज रिटन नहीं आ सकता है, वॉज रिटन। शी डिडंट राइट अ लेटर, ये नेगेटिव है पास्ट में, अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय हर। फिर पास्ट है लेकिन क्वेश्चन है, डिड शी राइट अ लेटर, पैसिव में भी क्वेश्चन ही रहेगा, वॉज अ लेटर रिटन बाय हर। अब फ्यूचर आया, ही विल प्ले अ मैच, a match will be played by him. He will not play a match will not be played by him. Will he play a match? तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, will a match be played by him? अब कंटिन्यूस देखिए, you are teaching me, इसका आंसर होगा I am being taught by you। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो मी है और मी का बना दिया अपने आई। मी जब उधर जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर तो आई हो जाएगा। यू आर नॉट टीचिंग मी, आई एम नॉट बीइंग टॉट बाय यू। आर यू टीचिंग मी, एम आई बीइंग टॉट बाय यू। तो ध्यान रखिए कि टेंस की फॉर्म चेंज नहीं होनी है, न टेंस चेंज होना है न टेंस की फॉर्म चेंज होनी है। यानी अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर रहेगा, और इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट रहेगा, कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस रहेगा। ज़रूर याद रखिए। और काइंड ऑफ सेंटेंस भी चेंज नहीं होनी है। अफर्मेटिव है तो पैसिव भी अफर्मेटिव होगा, एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव होगा, और अगर एक्टिव इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन ही होगा। परफेक्ट पर आइए, शी हैज़ डन इट, शी हैज़ डन इट, वॉट हैज़ शी डन, इट। तो इट आपका ऑब्जेक्ट है, इट को शुरू में ले लेंगे, हैज़ के बाद बीन की सपोर्ट चाहिए होगी, इट हैज़ बीन डन बाई हर। शी हैज़ नॉट डन इट, इट हैज़ नॉट बीन डन बाई हर। हैज़ शी डन इट, हैज़ इट बीन डन बाई हर। ऐसे पास्ट परफेक्ट आ गया, वी हैड शट द डोर हैड बीन शट बाई हर, शट बाई अस। वी हैड नॉट शट the door had not been shut by us. Had we shut the door? Had the door been shut by us? अब फ्यूचर पर आ जाइए, फ्यूचर परफेक्ट, I shall have cooked the food. The food will have been cooked by me. I shall not have cooked the food. The food will not have been cooked by me. Shall I have cooked the food? Will the food have been cooked by me? इस तरह ये ध्यान रखिए कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करते वक्त आपको सेंटेंस की फॉर्म चेंज करनी है, सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज करना है। जो टेंस एक्टिव वॉइस में है वही टेंस पैसिव वॉइस में होगा, टेंस की जो फॉर्म एक्टिव वॉइस में है वही पैसिव वॉइस में रहेगी। सेंटेंस का जो काइंड है, यानी अगर से अफर्मेटिव है तो पैसिव भी अफर्मेटिव, एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव रहेगा, और अगर
एक्टिव इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव रहेगा। ये जो आज तरीका बताया आपको, ये 2 टाइप के सेंटेंसेस में काम आएगा। डेक्लरेटिव, जिसके अंदर अफर्मेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स दोनों आ जाते हैं, और दूसरा हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जहाँ तक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात है, उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला तो उस पर वीडियो बना दी जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन वेदर यू लाइक्ड इट और नॉट, व्हाई यू लाइक्ड इट, व्हाई यू डिड नॉट लाइक इट। ठीक है, और अगर आप इस तरह के वीडियोस फ्यूचर में देखते रहना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर या लिटरेचर में, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इससे भी अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।